हेलो एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, कल हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम फिर से 21 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो मैंने एसएससी के पेपर से ही निकाला है। अभी तक मैंने जेकेएसबी पेपर्स मतलब नहीं देखे, वहां से मैंने अभी कोई आपको क्वेश्चन नहीं करवाया। फिलहाल हम एसएससी के ही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी में पूछे जा रहे हैं वही एसएसबी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं। 20 हमने कल किए थे ना, देख लीजिए। व्हाट वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय वैदिक पीपल? वैदिक पीपल जो थे उन्होंने सबसे पहला किस मेटल का इस्तेमाल किया? आयरन, कॉपर, स्टील या स्टोन? किसका इस्तेमाल किया? शाबाश, उन्होंने सबसे पहले कॉपर का इस्तेमाल किया था। किन्होंने? वैदिक पीपल ने, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, महासभा। महासभा जो एक बुक है, ठीक है, महासभा वाज रिटन बाय, महासभा किसने लिखी थी? पतंजलि, शेक्सपियर, कालिदासा या नन ऑफ दीज? देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, महासभा जो है ना वो पतंजलि ने लिखी थी। किसने? वो पतंजलि ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर इन मारियन कोर्ट? मारियन कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर कौन था? बिंदुसारा, फाइनसेंग, मेगास्थीनिस या ऑल ऑफ दीज? या देख लीजिए, या तो इनमें से एक ही था, या तो मेगास्थीनिस था, या तो फाइनसेंग था, या तो बिंदुसारा था, या सभी के सभी थे। तो अब आपको चुनना है कौन सा एक था या सभी थे। क्या इसका ऑप्शन ए, बी, सी या डी है? शाबाश, बताइए। इसका आंसर आप भी देने की कोशिश कीजिए, शाबाश, ताकि मैं देखूंगा आपने किस लेवल तक एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है। देख लीजिए, इसका जो सही जवाब है दैट इज मेगास्थीनिस। मेगास्थीनिस जो है ना, ही वाज द ग्रीक एम्बेसडर इन मारियन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगा। कलिंगा कहां पे है? पता है आपको कलिंगा कहां पे? एक हिस्टोरिकल प्लेस है। कहां पे है? शाबाश, उड़ीसा में। कहां पे है ये? उड़ीसा में, है ना। तो कलिंगा वार हैपनड इन विच ईयर? कलिंगा वार जो है, यहां हम कहेंगे कलिंगा वार वाज फॉट इन विच ईयर? कलिंगा वार जो हुआ था किस साल में हुआ था? 261 बीसी, 265, 269 या 321 बीसी? इसका जो सही जवाब है दैट इज 261 बीसी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ये किसने लड़ी थी? ये अशोका ने लड़ी थी, है ना। तो नेक्स्ट, विच डायनास्टी रूलर ओवर मेगाधा आफ्टर मारियन डायनास्टी? मेगाधा एम्पायर जो था मारियन डायनास्टी के बाद किस डायनास्टी ने इस पे रूल किया? या हम कहेंगे मारियन डायनास्टी के बाद ऐसी कौन सी डायनास्टी थी जिसने मेगाधा एम्पायर पे कब्जा किया था? शुंगा डायनास्टी, कनिष्का, बिंदुसारा या ऋषभा? शाबाश, कौन था? इट वाज शुंगा डायनास्टी, ठीक है। ये जो शुंगा डायनास्टी है, शुंगा डायनास्टी का फाउंडर कौन था पता है आपको? पुष्यमित्रा, ठीक है। पुष्यमित्रा जो है ना, पुष्यमित्रा वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनास्टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, विच रूलर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंस्क्रिप्शंस? फादर, जेकेपी में सेम टू सेम यही लेवल आएगा। जेकेएसबी में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, ठीक है, जो मतलब मॉडरेट लेवल के होते हैं, लेकिन जेकेपी का पेपर सेम टू सेम ऐसा ही होगा। इतने ही आसान क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ना ही ज्यादा आसान होंगे और ना ही ज्यादा हार्ड होंगे, मॉडरेट लेवल का होगा। विच रूलर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंस्क्रिप्शंस? फादर ऑफ इंस्क्रिप्शंस हम किसको बोलते हैं? चंद्रगुप्ता मौर्य को, समुद्रगुप्ता को, अशोका या कनिष्का? इसका जो सही जवाब है दैट इज अशोका। अशोका वाज नोन एज, शाबाश, फादर ऑफ इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द किंग टू एक्वायर टाइटल विक्रमादित्य? ठीक है, ये विक्रमादित्य है, ठीक है, ये विक्रमादित्य है। तो हु वाज द किंग टू एक्वायर टाइटल विक्रमादित्य? कौन था? शाबाश, चंद्रगुप्ता, अशोका, अकबर या कनिष्का? इसका जो सही जवाब है दैट इज चंद्रगुप्ता सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्ता सेकंड इसका सही जवाब है। एक बात मुझे बताइए, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? आपको भी आंसर देना चाहिए ना। Who was known as नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? शाबाश, Who was known as नेपोलियन ऑफ इंडिया? चंद्रगुप्ता, बिंदुसारा, अशोका या समुद्रगुप्ता? शाबाश, आप भी आंसर दो, शाबाश, जल्दी करो। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज समुद्रगुप्ता, ठीक है, समुद्रगुप्ता इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देगा ना, ठीक है, मैं कमेंट चेक करूंगा ना, तो उसका नाम मैं कल सबसे पहले वीडियो में लूंगा, ठीक है, और उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि आज कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे
सबसे ज्यादा क्वेश्चन को आंसर देगा, लेकिन आंसर जो है वो सही देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स द प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड? हाउ मेनी टाइम्स द प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड? तो अभी तक प्रिम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है? शाबाश, यानी कि प्रिम्बल में अभी तक कितने बार चेंजेस लाई गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है दैट इज वन टाइम, ठीक है। यानी कि एक ही बार अभी तक, जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, जब से हमारी प्रिम्बल बनी है, तब से लेकर आज तक सिर्फ एक ही बार क्या हुआ है, हमारे प्रिम्बल में क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, हमारे प्रिम्बल में चेंज हुई है। तो ये जो प्रिम्बल में चेंज हुई थी, ये किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज की गई थी? इट वाज 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। ये 42nd अमेंडमेंट था, कब हुआ था? 1976 में। क्या हुआ था देख लीजिए, प्रिम्बल का अमेंडमेंट कब हुआ? ये 1976 में हुआ। दिस वाज 42nd अमेंडमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस वाज 42nd अमेंडमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1976 में हुआ। इस दिन क्या हुआ, प्रिम्बल जो है, प्रिम्बल की अमेंडमेंट की गई, प्रिम्बल में चेंजेस लाए गए। ये चेंजेस कौन से लाए गए? ये चेंजेस क्या लाए गए? देख लीजिए इसमें क्या किया गया। देखिए, वर्ड सोशलिस्ट जो आज आप देख रहे हो ना हमारे प्रिम्बल में, वर्ड सोशलिस्ट और जो वर्ड सेक्युलर है, वर्ड सोशलिस्ट और जो वर्ड सेक्युलर आज आप प्रिम्बल में देख रहे हो ना, ये 1976 से पहले नहीं था, ठीक है। जब 1976 में अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट हुआ, तो उस वक्त वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर प्रिम्बल में ऐड किया गया। इसके अलावा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए, तो हर एक पढ़ता है कि सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया। इसमें और एक चीज भी चेंज की गई थी। इसमें सबसे पहले लिखा गया था हमारे प्रिम्बल में यूनिटी ऑफ नेशन। ये जो यूनिटी ऑफ नेशन का जो ये सेंटेंस है ना, ये जो यूनिटी ऑफ नेशन का जो फ्रेज है, ये जो यूनिटी ऑफ नेशन का जो ये सेंटेंस था, इसको चेंज किया गया। इसके बदले अब प्रिम्बल में क्या लिखा गया? यूनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, याद रखना क्या लिखा गया इसमें, इसके बदले, यानी कि यूनिटी ऑफ नेशन के बदले यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन लिखा गया। यानी कि इंटीग्रिटी जो है ना, इंटीग्रिटी भी इसमें ऐड किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ, हाँ सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या हुआ, एक सेकंड हो गया, हाँ 30 है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया की है वो कब बनी थी? शाबाश, दिस वाज अडॉप्टेड, यानी कि ये फाइनलाइज कब हुई थी? 26 नवंबर, ये है 26 नवंबर, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, नन ऑफ दिस। इसका जो सही जवाब है दैट इज 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की गई थी। और फिर फोर्स में कब आई? 26 जनवरी 1950 में फिर ये फोर्स में आई, ठीक है, तो लागू हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंगल सिटीजनशिप लिखा गया है, तो ये किस कंट्री से, ये किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है? इसका सही जवाब है इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से हमें सिंगल सिटीजनशिप हमने बारो किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वायर इन बिगिनिंग? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी उस वक्त कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे? ठीक है, उस वक्त 7 थे। आज कितने? आज 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। प्रेजेंटली देयर आर 6, लेकिन पहले कितने थे? 7। तो ये जो 7वां है, ये जो 7वां फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, वो कौन सा था? वो था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन उसके बाद क्या किया गया? जब 44th अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, जब 44th अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ? 1978 में जब 44th अमेंडमेंट हुआ, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, इसको डिलीट किया गया। क्या किया गया? शाबाश, इसको रिपील किया गया, ठीक है, इसको रिपील किया गया। किसको? राइट टू प्रॉपर्टी को। यानी कि अब इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया और इसको अब लीगल राइट बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया? शाबाश, इसको अब लीगल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300A। याद रखना, 300A जो है ना, इट डील्स विद द राइट टू प्रॉपर्टी, जो एक क्या है? लीगल राइट है। तो कब इस राइट टू प्रॉपर्टी जो है, तो इसको कब फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया था? शाबाश, 44th अमेंडमेंट जब वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 1978 में। पहले कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। आज कितने हैं? 6। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब कौन सा आर्टिकल है? 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर इनरिच्ड? तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये किस पार्ट, ये किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में ये लिखे गए हैं? तो ये पार्ट 3 में है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट,
फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? फंडामेंटल राइट्स किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए गए हैं? इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका की, आयरलैंड की, या नन ऑफ दीज? देख लीजिए, जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट? तो एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितनी रिट्स इशू कर सकती है? 5 रिट्स, 2 रिट्स, 1 रिट, या कोई भी रिट वो इशू नहीं कर सकती? इसका सही जवाब चुनिए, शाबाश। इसका जो सही जवाब है दैट इज 5, ठीक है। 5 रिट्स एक जो सुप्रीम कोर्ट है वो इशू कर सकती है। हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो 5 रिट्स इशू कर सकती है, ठीक है। कौन कौन सी? हेबिस कार्पस, सिरशेयोरेरी, मैंडमस, को वारंटो, और कौन है? और एक भी है, याद नहीं आ रहा इस वक्त। टोटल में ये 5 रिट्स क्या कर सकती है? इशू कर सकती है, ठीक है। तो 5वां रिट कौन है? अगर आपको, आप में से किसी को इस वक्त याद आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और नीचे ही लिखा भी गया है 4, 1 2 3 4 यहां पे भी लिखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ? देख लीजिए, इनमें से एक रिट है, ठीक है। नीचे जो ऑप्शंस दिए गए ना, इनमें से एक रिट है जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। टू हैव द बॉडी ऑफ, तो ऐसी कौन सी रिट है? हेबिस कार्पस, सिरशेयोरेरी, मैंडमस, को वारंटो, कौन सा है? शाबाश, कौन सी रिट है? हेबिस कार्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? एक फंडामेंटल राइट्स वो हमने देखे पहले 7 थे, अब प्रेजेंटली 6 है। अब आपको बताना है कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका सही जवाब जो है वो आंख बंद करके आप दीजिए, 11 इसका सही जवाब है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच आर्टिकल डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? ये फंडामेंटल, यहां पे फंडामेंटल राइट्स आपके को नहीं पूछा जा रहा है, आपको ये बता रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल कौन है। शाबाश, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट ए, आर्टिकल 51A इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग डैश डैश बाय प्रेसिडेंट। सबसे पहली बात, फंडामेंटल राइट्स को एक ही जो यहां पे है, एक ही हम कहेंगे एक ही जो पावर है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, ठीक है, जो एक सुपीरियर मैन होता है हमारी कंट्री का, ठीक है। तो सिर्फ इसी में ये पावर है जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। हाँ, लेकिन कब सस्पेंड कर सकता है? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, या नन ऑफ दीज? इसका जो सही जवाब है दैट इज नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल जो है ना, 352 आर्टिकल डील्स विद नेशनल इमरजेंसी। तो इस नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो हमारा प्रेसिडेंट साहब है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। वायलेट नहीं हम कहेंगे सस्पेंड कर सकता है। हर एक नागरिक के लिए सस्पेंड हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड? तो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जो हमारे बैकवर्ड वगैरह क्लास है, SC STs है, तो उनके इंटरेस्ट जो हैं वो किस आर्टिकल के अंडर कवर किए जा रहे हैं? 29, 14, 17 या आर्टिकल 18? ये सभी के सभी आर्टिकल 14, आर्टिकल 7, आर्टिकल 18। इसका जो सही जवाब है वो है आर्टिकल 29। लेकिन यहां पे जो बाकी ऑप्शंस में दिए गए ना 14, 17, 18, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। मुझे डायरेक्टली लगता है आर्टिकल 14 to 18 जो है ना उसमें से कोई भी आर्टिकल आपको पूछा जाएगा, ये मुझे लगता है। अगर आपको पॉलिटी में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना फंडामेंटल राइट्स पे, वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 14 डील्स विद राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 डील्स विद राइट टू इक्वालिटी, याद रखना, ठीक है। दैट इज एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 17 डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। एबॉलिशन जो पहले कभी यहाँ पे एंशिएंट टाइम्स में अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबल पर्सन्स कुछ होते थे, किंग बोलते थे कि ये अनटचेबल कूम है, ठीक है, ये अनटचेबल कास्ट है, इनके साथ में टच नहीं करना चाहिए, इनके साथ में रहना वगैरह, फ्रेंडशिप वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत समय पहले हुआ करता था एंशिएंट टाइम्स में। अब आर्टिकल 17 जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो आर्टिकल 17 में ये लिखा गया कि यहाँ पे कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 18 डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, याद रखना, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 18। देख लीजिए, यहां पे आपने सुना होगा बहुत सारे समय पहले एंशिएंट टाइम्स में ही यहाँ पे कुछ किंग जो है वो अपने आप को क्या बोलते थे? महाराजा अधिराजा, ठीक है, महाराजा अधिराजा। जिसको मर्जी आती थी वो अपने आप को राजा
मतलब दूषित करार करता था, मतलब बोलता था कि मैं ही अब राजा हूँ, ठीक है, मैं हर एक किंग, जितने भी यहाँ पे किंग्स हैं, वो सबसे बड़ा किंग जो उनमें से वो मैं हूँ, ठीक है। कुछ लिखते थे, मतलब बहुत सारे, जैसे विक्रमादित्य है, समुद्रगुप्ता कुछ बोलते थे अपने आप को, ठीक है, ठीक है, यानी कि सिंपली जिसको मर्जी आती थी वो अपने आप को बोलता था कि मैं किंग हूँ, ठीक है, मैं सबसे बड़ा किंग हूँ। तो अब जब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो उसमें आर्टिकल 18 जो है ये लिखा गया उसमें कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे कोई भी, ठीक है, कोई भी टाइटल जो है वो अपने आप को नहीं दे सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई फॉरेन कंट्री किसी को यहाँ पे टाइटल देगी वो भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक टाइटल जो है ना, जो आप लगाते हो ना अपने मतलब वर्ड के सामने आप लगाते हो डॉक्टर, या आप लगाते हो इंजीनियर, ठीक है, सिर्फ यही टाइटल है। यहाँ आर्मी के जो डिफेंस के जो टाइटल्स है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, या कर्नल कोई कुलदीप सिंह, ठीक है, ये टाइटल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो टाइटल्स हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, फ्रॉम विच नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर बोरोड। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि डीपीएसपी भी जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो डीपीएसपी जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए गए थे? आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए की, इंग्लैंड की, या कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, ये किस आर्टिकल में लिखे गए? आर्टिकल 36 to 51 जो है ना, दीज आर्टिकल्स डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये जो है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दीज आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ठीक है, हो गया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।